हाँ जी बोलें। 1160 और 960। अगले किसके हैं? आगे क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी। आगे क्या है? आगे क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पेज 261। वर्किंग 7 कौन बोला है? खुदा का खौफ करें। वर्किंग 1.1 एडजस्टमेंट्स तो हैं, आप लोगों को मैंने कहा था घर से पढ़ के आए। एज पर क्वेश्चन 1000 जी। आगे इन्वेंट्रीज जी। क्या? प्लस 19T। आगे अदर करंट एसेट्स प्लस, भाई कोई अच्छा सा मार्कर मंगवाओ। आगे शेयर कैपिटल। इसमें कोई एडजस्टमेंट्स भी हैं? मैं अभी भी सवाल पढ़ा है, मैं तो कल नहीं देख सका। 1900 और सब्सिडरी का 800 जी। आगे हाँ जी जी। और जी। आगे रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, ये जरा आप लोग नोट कर लें। इसको क्या करना है देखिए ना। सीआरई कहां ले जानी होती है? वर्किंग नंबर 3 में। और एसआरई तो इसको ले जाइएगा वर्किंग और 2.1। जस्ट लाइक चर्बी। चर्बी ही इसको एज्यूम कर लें, कैपिटल रिजर्व टाइप, बिल्कुल उसी तरह डील कर लें। चलें पहले पहले आरईज उठा लें। 618 और 445। एसआरई जी 445। सरासी की क्लास वाले तो नहीं लिया। सीआरई जी 618, 7 वाले के घर का हाउस नंबर। रिवैल्यूएशन सरप्लस पी का 0। वर्किंग नंबर 3.1। पी रिवैल्यूएशन सरप्लस को कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दें। आ जाए ना, सोचना नहीं होता, आना होता है। और 2.1 एस रिवैल्यूएशन सरप्लस को एस रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दें। 150। चलें जी, जल्दी लेट आने वाले 1 मिनट ले लें। 1 से 1.5 मिनट में यहां तक नोट कर लें। जी मोहतरम कितनी? मैंने तो कहा ये शरीफ बंदा उधार नहीं मांगता होगा लोगों से जी। प्लस 315। एडजस्टमेंट नंबर 1 बड़ी आसान और इंटरेस्टिंग सी थी।
दोनों में रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट है, इसलिए ये तो आसान है, हम ट्राई करेंगे इसको भी, लेकिन हमने अभी एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 पहले करानी है मैंने आपको। बैठे। एक पेन मेरे बैग से निकाल के इधर रख लेना, और अब्दुल्ला से कहो कि IAS 28 के वो दे दें, IAS 28 के पास पेपर पे सोल्यूशन आपको भेज दें। ये सारी बुक भेज दें। पढ़ें जी, पॉइंट नंबर 2, 1 में भी करा दूंगा। खरीदा कब है पेरेंट ने सब्सिडरी को? साल के पहले दिन। एट एक्विजिशन डेट एसेल्स आरई वाज 515। कितनी है जी? 515। एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस वाज 105। आज सरप्लस कितना है? आज सरप्लस कितना है? आज और 1 साल पहले कितना सरप्लस था? 105। तो ये क्या है? प्री, बिल्कुल उसी तरह, इजी मार्क्स। ओ, इसकी डबल एंट्री क्यों नहीं कर रहा मैं? एसेट अकाउंट डेबिट, एस ने तो अपनी किताबों में ऑलरेडी सरप्लस रिकॉर्ड किए हैं। आज पहली दफा ऐसा सवाल है, एस की किताबों में ऑलरेडी सरप्लस आ रहे हैं, तो डबल एंट्री एसेट में क्यों नहीं लेके जा रहा? क्योंकि एस की किताबें ऑलरेडी कौन सा मॉडल यूज कर रही हैं? रिवैल्यूएशन मॉडल, पीपी के लिए। एस की किताबों में ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको प्री की तरह ट्रीट करेंगे, चर्बी की तरह। ओके, नेक्स्ट। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट नेट एसेट्स फॉर अल्हम्दुलिल्लाह इक्वल टू द फेयर वैल्यू, क्योंकि वो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, आज ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है जो कल जैसी थी कि पेरेंट ने सब्सिडरी को दी हुई है, ये उनकी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो आज इनकी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं। पेरेंट ने नवाज शरीफ को किराए पे दी होगी, और सब्सिडरी ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो मिसाल के तौर पे शेख रशीद को किराए पे दी होंगी। पेरेंट ने सरासिफ को किराए पे दी होंगी, सब्सिडरी ने जो है वो सर उमैर को। तो ये नॉर्मल सी एडजस्ट, इसको कुछ भी नहीं है, बस ये अपनी इनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन एक बार याद रखिएगा, एक्विजिशन डेट पे सारी चीजों को फेयर वैल्यू पे लाना होता है, ये जरूरी है। एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी की सारी चीजों को किस पे लाना होता है? फेयर वैल्यू पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने लिखा हुआ है, फॉर कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट नेट वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसकी फेयर वैल्यू एक्सीड करिए कैरिंग वैल्यू से 160। तो डबल एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट 160। अच्छा, The property had a remaining life of 8 years. Both AL and SL फॉलो करें कॉस्ट मॉडल। अच्छा, AL और SL अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो इन्होंने तो फेयर वैल्यू पे रखा ही नहीं हुआ, तो बस अपनी किताबों में कॉस्ट मॉडल फॉलो करें, करते रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्विजिशन डेट पे रिवैल्यूएशन नहीं करनी। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे लेके जाना मस्ट है ताकि गुडविल सही निकले। डन। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस दो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो क्या करें, कोई मसला नहीं, कॉस्ट मॉडल फॉलो करो। एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के एसेट्स को किस पे ले जाओ? फेयर वैल्यू पे। और वो 8 साल वाली एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमने रीवैल्यू कर लिया। डिडक्शन की चार्ज करें। किसका एसेट है? एस का। डेप्रिसिएशन बताएं।
160 डिवाइड बाय SRE डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी अब आज की एडजस्टमेंट देख लें जो करानी थी। पेरेंट कॉस्ट मॉडल लगा रहा है फॉर पीपीई। भाई कैमरा इधर ले आए, इधर देखो भाई, पॉइंट 3 पढ़े पहले। पेरेंट कॉस्ट मॉडल लगा रहा है फॉर पीपीई, जबकि सब्सिडरी रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रही है फॉर पीपीई। इतनी सी लाइंस पढ़ के हमें पता क्या चला कि पेरेंट की किताबों में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, और ये जो मैंने स्केयर लगाया है, इस स्केयर के बाद ये पूरी लाइन नहीं, इफ से आगे मैं नहीं पढ़ा, ये जो मैंने स्केयर लगाया है, ये और ये ब्रैकेट्स लगाई हैं, इन ब्रैकेट्स की मौजूदगी में अब मैं डिसाइड करने लगा हूं कि मैंने क्या करना है। क्या हो चुका है, पेरेंट मॉडल कर रहा है कौन सा फॉलो, कॉस्ट, और सब्सिडरी। अब मैंने ये करना है, एस को सरा से चलेगा, पता नहीं क्यों ये जा रही हैं, एस को ईयर एंड पर किस मॉडल पे लाना है, एस को ईयर एंड पर कॉस्ट मॉडल पर लाना है। पेरेंट को नहीं रिवैल्यूएशन पे लेके जाना, पेरेंट बाप है, बाप की मर्जी चलेगी। किसको लाना है, ये पढ़ के मुझे ये पता चल जाया करेगा पेपर में। लिखें जी आज, हाँ जी, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला कॉन्सेप्ट है ये। थ्योरी की क्लास में हमने पढ़ा था कि पेरेंट और सब्सिडरी की यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए। अब अगर बीवी डेविएट की है तो फिर बीवी को वापस लाएं, जिस तरह शोहर कह रहा है उस तरह चलें। ओके, अब डेटे के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। अगर बीवी कॉस्ट मॉडल ही फॉलो करती रहती तो बीवी फिर सरप्लस 45 का ईयर एंड पे रिकॉर्ड ना करती, लेकिन कर लिया होगा, ना करती। अब मैं क्या करूं, एस को ईयर एंड पर कॉस्ट मॉडल पे लाऊं। अच्छा जी, P&L का सवाल तो ये है नहीं, बहरहाल बैलेंस शीट के एंगल से मुझे बताएं, इसको मैंने लाना है इस वक्त कॉस्ट मॉडल पे, कैसे लाऊं, बोले 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 बोले। एस आर एस डेबिट और पीपी क्रेडिट, ये सरप्लस है ना, हाँ सरप्लस है। सरप्लस को उल्टाने का तरीका, सरप्लस की एंट्री उल्टा दें। सरप्लस की एंट्री क्या होती थी, पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट। आइए 16 वाली एंट्री बता रहा हूं, सरप्लस को उल्टा दें। ये मैंने क्यों उल्टाया, जी बताएं। 45 बैलेंस शीट के सवालों में हम ओसी का लफ्ज नहीं बोलते, बैलेंस शीट के सवालों में तो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस का लफ्ज ही बोलते हैं।
कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या करते हैं? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, पैट, ओसीआई। इधर पी का उठा लिया होता और इधर एस का मुझे नहीं पता कितना है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन अब एडजस्टमेंट क्या करते? -45, क्योंकि उसको किस मॉडल पे लाना था? बच्चों ये बताएं कि अगर एस रिवैल्यूएशन मॉडल अपनी सेपरेट किताबों में यूज, मुझे नहीं पता ये कितना सरप्लस, ये P&L के सवाल में दिया होगा, मुझे बताएं अगर एस अपनी किताबों में रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही होती तो एस ने ओसीआई में भी कुछ डाला होता, लेकिन पी ने ना डाला होता। वो बोले ना, पी ने ना डाला होता लेकिन एस ने कुछ ना कुछ डाला होता। मैंने एडजस्टमेंट क्या करनी है? -45। तो ये बैलेंस शीट के एंगल से एडजस्टमेंट होगी, नीचे P&L के एंगल से होगी। इस एडजस्टमेंट का मकसद क्या है? उसको कॉस्ट मॉडल पे लाना। कॉस्ट मॉडल पे लाने के लिए सरप्लस को बैलेंस शीट में कैसे उल्टाएं? जो रिकॉर्ड करने की एंट्री है, किसी को सरप्लस रिकॉर्ड करने की एंट्री याद हो? पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और उल्टाने की वही एंट्री। और P&L में क्या हो गया होता? जरा सोच के बताएं। ओसी में क्या हो गया होता? पेरेंट इज फॉलोइंग द कॉस्ट मॉडल 0, however subsidiary is following the revaluation model। तो कुछ नजर आ रहा होता। मैं ये नहीं पूछ रहा कि नजर कितना आ रहा होता, करना क्या होता फिर हमने 45 उल्टा देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है फिर यहाँ पे जवाब 0 आ जाता बस, क्योंकि मॉडल्स ही रिवैल्यूएशन वाले नहीं है। डन, चलें। हाँ जी बोले। नहीं ये तो इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको, ठीक है। डन जी। चलें जी, बैलेंस शीट वाली एंट्री पोस्ट करवा दें। बोलें बोलें बोलें, सरप्लस खत्म करें। वो बड़ा तेज है एग्जामिनर, असल में क्लोजिंग सरप्लस था 150, प्री था 105, तो फॉर द ईयर था 45, वो उसने सवाल में दे दिया आपको 45 रुपए। अब एंट्री बताएं, SRS डेबिट और PP क्रेडिट। जी लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर दोनों ही रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे होते, भाई देखो, अगर दोनों ही रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे थे तो ये रिवर्सल ना करते, यहां PRS पड़ा होता, यहां PRS पड़ा होता, और फिर फॉर्मेट बना लेते हैं। फिर हम करते क्या, थोड़ा सा हम भेज देते CRS को, वो चर्बी वाली एडजस्टमेंट रिवाइज कर लीजिएगा घर जाके, थोड़ा सा भेज देते CRS को, थोड़ा सा NCI को। लेकिन आज के सवाल में ये 0 है, आज के सवाल में ये, अब देख लेना कैरी डाउन कितना बच रहा है, 0, इसलिए इसको काट दें। SRS से कुछ नहीं आया, इसलिए इसको काट ही दें, इस अकाउंट की जरूरत नहीं। पेरेंट की किताबों में कैरी डाउन क्यों नहीं नजर आने चाहिए वैसे? क्योंकि ग्रुप रिवैल्यूएशन मॉडल ही फॉलो नहीं कर रहा। तो इस तरह जी हुआ करेगा अगर पेरेंट फॉलो किया करेगा कॉस्ट मॉडल और सब्सिडरी फॉलो किया करेगी रिवैल्यूएशन मॉडल। और इसमें मार्क्स इजी हैं बड़े। यहां आपने क्या उठा लिया, क्लोजिंग, यहां क्या उठा लिया, प्री। अब सवाल ने बताया कि अगर बीवी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ना करती तो 45 का रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड ना करती, तो रिवैल्यूएशन उल्टाएं, SRS एसेट क्रेडिट, तो खुद ही बैलेंस 0 हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, अगर दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे होते तो मैंने आपको फॉर्मेट बनवा दिया, आप वो वाला सवाल भी आपका हो जाना है, किसी दिन आएगा वो सवाल भी। अगर दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे होते तो क्या होता, तो यहां पे मिसाल के तौर पे 600 रुपया नजर आ रहा होता, यहां 600 नजर आ रहा होता,
और इसको उधर ले जाते, इसको इनसे में ले जाते। ये सवाल भी हो गया हमारा। चलें जी, पढ़ें आगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो सर का, इधर ले आए कैमरा। On Yekam January 2022, PA acquired 70% shareholding in S for following price: issue of 20 million shares. Issue of 20 million shares of AL. After 1 month of acquisition, the market price of AL shares at the date of acquisition was 25. However, price increased at 27 when shares were issued. इसका मतलब है शेयर इशू किए हैं या शेयर इशू करने का वादा किया है। The issuance of share has been recorded in books at गलती से 27. Issuance of shares गलती से रिकॉर्ड होगी है 27 पे। अच्छा, वर्किंग नंबर 1.2। अच्छा, मुझे ये बताएं ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए। ओरिजिनल एंट्री यकम जनवरी को इन्वेस्टमेंट डेबिट। सॉल्यूशन में मैंने कैश लिखा हुआ है, लेकिन इधर डिटेल में करा देता हूं आपको जी। कितने शेयर्स हमने अपने, कितने शेयर उससे दिए हैं, इनटू 25, 500। और 1 महीने बाद जब शेयर इशू होंगे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट जो परचेज कंसिडरेशन पेएबल डेबिट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ये तो वही नहीं 27 रुपए सवाल में बोंगी है। आपको पता है 27 रुपए ओरिजिनल एंट्री में नहीं आने, ओरिजिनल एंट्री में नहीं आने। ये इसमें कोई वर्सेस वाली कैलकुलेशन नहीं होती। ये जो शेयर इशू करने का वादा होता है ये किस पे पड़ा रहता है, हिस्टोरिकल प्राइस पे। ये 20 इंटू 10 और 20 इंटू 15 कितना 300 और इधर 500। ये क्या हो गई ओरिजिनल एंट्रीज। रॉन्ग एंट्री। 1 मिनट पढ़ लो पहले सारे। इधर देखें 20 मिलियन हमने शेयर इशू किए अपने 1 महीने बाद। 1 महीने बाद का मतलब है हमने कब खरीदे, तो यकम फरवरी 22 बना। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 25। हाउएवर मार्केट प्राइस इंक्रीज टू 27। यहां तक कुछ भी नहीं है, आगे पढ़ें। द इश्यूएंस इज रॉन्गली रिकॉर्डेड एट 27। इस सारे की जगह हमने क्या एंट्री कर दी, अब 2 एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही एंट्री कर दें। द इशू इज रॉन्गली रिकॉर्डेड एट 27। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। 200 इंटू 27, 200 इंटू 10, 200 इंटू 17। 20 किधर है, 20। The share issue has wrongly been recorded at 27. अनरिकॉर्डेड है, करेक्टली रिकॉर्डेड है या रॉन्गली रिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड तो सबसे आसान होता है और करेक्टली रिकॉर्डेड का मतलब भी सबसे आसान होता है। ना अनरिकॉर्डेड है ना करेक्टली रिकॉर्डेड है, बल्कि रॉन्गली रिकॉर्डेड है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री, नहीं भाई इसको काट दें। ये अकाउंट तो ओरिजिनल में कैंसिल हो गया ना, टाइम जाया ना कीजिएगा पेपर में, इसको काट दें। सेव योर टाइम, थोड़ी अकल लगाएं। ये तो क्रिएट हुआ और रिवर्स हो गया अगले दिन, अगले महीने।
नहीं समझ आ रही है ना? इसको काट दें, अब जो बच गया उसको देख लें। इन्वेस्टमेंट कितने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कितने पे हो गई, तो इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर दें। शेयर कैपिटल कितने पे होना चाहिए था, कितने पे हो गया, और शेयर प्रीमियम 40। चलें, पोस्ट करें रेक्टिफाइंग एंट्री। एंट्री बताएं जी भाई, इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट। रेक्टिफिकेशन जी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, शेयर प्रीमियम डेबिट। सरासिफ चाचा जी, जिसने जाना है लॉ की क्लास में, पॉज कर दो। चलें जी आगे बढ़ें। कैश पेमेंट ऑफ 304। अब ये जो लोग जा रहे हैं ना, पहले घर में खुद सवाल ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है वो वीडियो अटेंड कीजिएगा। कैश पेमेंट ऑफ 304 आफ्टर 3 years। इफ लिखा हुआ है आगे, इफ नहीं तो ये तो फिर मजदूरों वाली पेमेंट टाइप है। कैश पेमेंट ऑफ 304 million आफ्टर 3 years, द अमाउंट इज पेएबल, ओह द अमाउंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन फुल इन आवर बुक्स। ये अमाउंट हमारी किताबों में फुल रिकॉर्ड हो गई है। चलो छोड़ें, फुल रिकॉर्ड हो गई है जी। इधर देखें, अब मुझे आप बताएं कि बच्चों वाली एंट्रीज बता देना जल्दी से। 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट डेबिट जी, अमाउंट 3 ज़रब रेज टू पार 200, और 31 दिसंबर को फाइनेंस कॉस्ट डालनी है आपने P&L में, लेकिन ये CRE में डाल दीजिएगा। ग्रो कराएं, हाँ जी जी, P रॉन्ग एंट्री बताएं। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट जी। इंटरेस्ट निकलवाएं, इस पे निकलवाएं ना भाई। जब उसने ऑलरेडी लाइबिलिटी फुल पे बुक कर ली है तो फिर आगे अब इसको 304 पे, तो 304 से ऊपर तो नहीं लेके गया होगा ना, इतने तो नहीं ब्लंडर मारे आप। बस उसने वैसे भी उसने लिखा सादा सी वाला, इट इज रिकॉर्डेड एट फुल। रॉन्ग एंट्री जरा पढ़ लें अच्छे तरीके से, क्या लिखा हुआ लफ्ज, इट इज रिकॉर्डेड एट फुल। ये फुल पे रिकॉर्ड हो गई है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। कंपाउंड ही कर दें, इकट्ठी कर दें, मिला के सारी कर दें, कोई मसला नहीं। इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, किस पे हो गई, क्या करें, कितने से, इन पेएबल कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए था, हाँ 230 से, 230 से कितने से हो गया, 300 डिफरेंस लें, 74 से पेएबल डेबिट। फाइनेंस कॉस्ट कितने से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, 30 से, नहीं हुई, कर दें। चलें पोस्ट करें। जी बताएं भाई, CRE डेबिट कितने से, 30 से, और पेएबल क्रेडिट कितने से, हाँ जी डेबिट
ओ 74 और ये रेक्टिफिकेशन 104। जी कितने लोग कह रहे हैं दोनों एडजस्टमेंट्स बहुत आसान थी? बहुत आसान थी, बहुत आसान थी, कोई मसला नहीं था। अब मुझे बताएं कि एक काम मुझे करवा दें इन्हीं एडजस्टमेंट से रिलेटेड, फिर मैं अगली एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। जी क्या करना है उसका? कितना? जी और कोई बताए? अच्छा चलिए ऐसा करें, पहले मुझे ये बताएं वर्किंग 1.1 में क्या करना है छोड़ें, मुझे बताएं वर्किंग 1 में इन्वेस्टमेंट्स कितनी आनी है? वर्किंग ऐसे ना देखे कोई है, कुछ नहीं है। वर्किंग 1 में इन्वेस्टमेंट्स बताएं कितनी आनी है? वर्किंग 1 में इन्वेस्टमेंट्स कितनी आनी है? भाई कभी भी जिंदगी में परेशान हो गए ना तो खुदा के लिए वर्किंग 1 में ओरिजिनल चीज ही लेके जाइएगा, ओरिजिनल माल 700। कभी भी जिंदगी में इस पे आप मेरे से डिसएग्री करते हैं तो मुझे बताएं, बाकी मैथमेटिकली क्या चीजें हुई हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। इससे डिसएग्री कोई कर रहा है तो मुझे बता दे। तो जितनी मर्जी पेपर में ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग आ जाए, वर्किंग 1 में कौन सी इन्वेस्टमेंट्स लेके जाइएगा? ओरिजिनल एंट्रीज वाली या रॉन्ग रेक्टिफाइंग वाली? रॉन्ग वाली क्यों नहीं लेके जा सकते? वो रॉन्ग है। रेक्टिफाइंग वाली क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि वो तो एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। मुझे बताएं जिंदगी भर के लिए याद रख लीजिएगा, सीए फाइनल के लिए भी, वर्किंग 1 में कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट जानी है? ओरिजिनल वाली जानी है, 700 जानी चाहिए। डन हो गया? तो यहां पे जरूर 700 आप लिख दीजिएगा इंशाल्लाह, ताकि ये आपकी गलती ना हो। ठीक है, ये इस सवाल में एक मजे की। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे आपको कोई जरूरी नहीं है यहां पे एक सब टोटल से कर दें। हाँ जी 856, मुझे नहीं पता ये क्या है 856, ऐसे सब टोटल करवा रहा हूं मेरे भाई। इस 856 में से हम 500 और 200 निकालेंगे और टेक टू वर्किंग 1। कहां लेके जाएंगे? वर्किंग। सर ये क्या हो रहा है, आज तक तो आप इसी 1000 के नीचे लिख दिया करे थे टेक टू वर्किंग 1। अब आप लोग डीप डाउन जाके सोचिएगा एक बात बड़ी मजे की। एक बात सुन लें यार, ये जो 1000 होता है ना, जब तक सवाल बता ना दे, ना तो ये सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट होता है, ना ये एसोसिएट वाली इन्वेस्टमेंट होता है। ये सब्सिडरी वाली भी होती हैं, एसोसिएट वाली भी होती हैं, और अदर इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। 1000 तो बलाए, पहली बात ये होगी 1000 के बारे में कि नहीं। अदर इंफॉर्मेशन बता रही है, देखिएगा जरा कैलकुलेटर पकड़ के। बात तो अब ये बात जरा टेक्निकल तरीके से समझा रहा हूं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक चीज बता दूंगा वही चल जाएगी। बात जरा टेक्निकल तरीके से समझें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 में पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हुआ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 में पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर पकड़े, 540 जमा 304। 1000 में कितना पड़ा हुआ है? 540 जमा 304, 840। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट पे पड़ा हुआ है 840। इस पे सारे एग्री कर रहे हैं तो मुझे बता दें। गलत एंट्रियों की वजह से इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है 844। पड़ा कितना होना चाहिए? 700। और पड़ा कितना हुए? 844 में से आप माइनस कर रहे हैं, 844 में से आप माइनस
कर रहे हैं 144, ऐसा ही है। इसमें क्या पड़ा हुआ है सर, आपको कहां से पता चलो इसमें 844 पड़ा हुआ है? रॉन्ग एंट्री से। इसमें पड़ा हुआ है 840, जब आपने 844 में से माइनस कर दिया जरा 144, तो इसमें अब हमारी इन्वेस्टमेंट से कितना पड़ा हुआ है? इस 700 को मैं निकाल के उधर लेके जा रहा हूं। दैट वाज अ बिट टेक्निकल थिंग, बट यू आर नॉट सपोज टू थिंक लाइक दिस। आप लोगों ने जब रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर लिया करनी है ना, तो फिर फिगर्स ओरिजिनल हो जाया करेंगी। फिगर्स क्या हो जाया करेंगी बोले? ओरिजिनल हो जाया करेंगी। तो 700 और 500 ओरिजिनल वाला ले जाया करिएगा उधर। आप लोगों ने इतना लंबा नहीं सोचना, मैंने बहुत लंबा सोचवाया है। और ये लॉजिक है, याद रखिएगा, बड़े हो गए में आप चीजों को सीखना शुरू करें। मेरे सवाल वाली इन्वेस्टमेंट्स रॉन्ग है या करेक्ट हैं? रॉन्ग भी हैं, और सब्सिडरी की भी है, एसोसिएट की भी है, अदर भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो मेरे सवाल वाली इन्वेस्टमेंट में सब्सिडरी कितनी पड़ी हुई है? 844, और पड़ी कितनी होनी चाहिए? 700। मैंने साइंस मार के 144 निकाल दी, तो 844 माइनस 144, इसमें पड़ी अल्लाह का शुक्र है 700, तो मैं 700 अपनी तरफ से नहीं लाया। लेकिन इस तरह ना सोचिएगा पेपर में। रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट कर दीजिएगा। व्हेन यू विल रेक्टिफाई द फिगर्स, इट इज ओरिजिनल। ओरिजिनल में से वर्किंग 1 वाला उधर ले जाएं, वर्किंग 7 वाला उधर ले जाएं, ओरिजिनल में से चीजें लेके जाना शुरू कर दें। अब इसमें से थोड़ा सा ले जाएं वर्किंग 1 में, टेक टू वर्किंग 1। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रेक्टिफिकेशन की एरर नहीं होनी थी बच्चों से। वर्किंग 1 में अगर कोई गलत फिगर ले जाते तो वो अब मैं क्या कर सकता हूं, आज सीख लिया। चले माय डियर, आगे स्क्रैप है आगे सवाल में। जी माय डियर। नहीं, पेपर में रेक्टिफिकेशन की एंट्री करेंगे, लेकिन उसके बाद एक खड्डा होता है ना, वर्किंग 1 में क्या लेके जाना है, वो भी तो करना है ना कुछ। रेक्टिफाई करने के बाद फिगर सही हो गई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 856 को पड़ा रहने दो, अब 856 के 3 हिस्से करने हैं। बेसिकली ये टेक टू वर्किंग 1 नहीं होता, ये 856 के 3 हिस्से होते हैं। अब ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये 856 को 3 जगह दिखाना है, ये रेक्टिफिकेशंस नहीं है। 856 में थोड़ा सा मैं वर्किंग 1 में ले जाता हूं, थोड़ा सा वर्किंग, जो बच गया वो बैलेंस शीट के मुंह पे ले जाऊंगा। ये अब रेक्टिफिकेशंस नहीं हो रही नीचे, इनका नाम मैंने रेक्टिफिकेशन रखा था। ये 856 के तोड़ के 3 हिस्से करके थोड़ा थोड़ा फेंक रहा हूं। अच्छा सवाल था, ओके। पढ़ें जी अगली एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। यार ये एडजस्टमेंट में मैं क्या कराऊं आपको बता दें कितना है? एसएल कौन है? सब्सिडरी। अनसोल्ड का प्रॉफिट बता दें। 150, मैं नहीं कैलकुलेशन करवा रहा, कैलकुलेटर पकड़े। 150 मल्टीप्लाइड बाय 40%, कितना आ गया? 60। 60 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 20, जवाब 10। बोलें। एसआरई डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। ये वाली एडजस्टमेंट तो बच्चे पेपर में पहले ही कर लेते होते हैं। इन्वेंट्री में से माइनस होने, मैंने अदर करंट एसेट्स से कर दिए। नंबर कटेंगे क्लासिफिकेशन के। अच्छा, एक भाई का सवाल आया है, 45 को वर्किंग 1 में क्यों नहीं लेके गए? मेरे भाई असल में ये सरप्लस है एज ऑन 31/12 ईयर एंड, ये सरप्लस है 1 जनवरी का, ये सऊदी किंग का है। सऊदी किंग के जाने के बाद 45 का सरप्लस और आया है,
वो हमारा था, लेकिन हमने सोचा कि इसको किताबों से ही खत्म कर दें। तो इस तरह की एडजस्टमेंट SRE में जाती थी असल में, पहले SRS में डाल दी। ये है ही हमारा, इसका सऊदी किंग से कोई ताल्लुक ही नहीं। सऊदी किंग का कितना था, सिर्फ कल परसों आपको डायग्राम बना के दिखाई थी कि बैलेंस शीट का सवाल जब करना है तो यहां पे क्लोजिंग सरप्लस लेना है, कल की क्लास में सुबह सुबह बताया था, और यहां पर आपने प्री लेना है। तो ये 45 तो पोस्ट वालों का है, तो इसको क्यों वर्किंग वन में लेके जाएं। बहरहाल यार बात सादा आसान थी भाई, दूसरी साइड पे बात लेके और लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सवाल में लाइन लिखी हुई थी कि अगर सब्सिडरी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ना करती तो सब्सिडरी 45 का सरप्लस भी रिकॉर्ड ना करती। तो फिर उल्टाएं सरप्लस, जहां पड़ा हुआ वहीं से उल्टाएं, SRS PP ग्रेड। On Yekam July, AL acquired 5 million shares representing 25% shareholding in Platinum for 91 million. इस 91 मिलियन के बारे में क्या सोचूं, रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है? एक्सेलेंट, रिकॉर्डेड है। तो फिर कहां पड़ा होगा 91? इसमें आप जिन्होंने सवाल पूछा था, असल में 856 में से 700 इधर ले गए, 91 टेक टू, इट इज नॉट रेक्टिफिकेशन, टेक टू वर्किंग नंबर 7 जी। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, what is this? Investment in associate using equity method. We are not allowed in consolidated financial statement to use any other method for associate. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मर्जी करो तुम, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ कौन सा मेथड लगा सकते हो? इक्विटी मेथड। आप देख लें दरख्त में ग्रो कितनी आई है और फल कितने उतारे। अल्लाह करे क्लोजिंग और प्री आरी दे दे, आज काफी अरसा हो गया देखे हुए, नहीं दे रहा, उसकी बैलेंस शीट ही नहीं दी हुई ना, एसोसिएट की बैलेंस शीट ही नहीं दी हुई। और कितने साल पहले खरीदा है? शुक्र है ये मैंने पढ़ लिया, 6 महीने पहले खरीदा है। वर्किंग 6 बना लिया करें, वर्किंग 6 बना लिया करें। PSA ओपनिंग आ रही नहीं, नहीं जीरो नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। पैट, ओहो वो थले वाला उठा लिया, 52। डिविडेंड, ये इस पे ना परसेंटेज लगी हुई है, ये खुल के खेल रहा है इस दफा ही कैप। कल वाला सवाल जरा निकाले रशीदा, पढ़ ले मैनू। पेड टोटल डिविडेंड, कल था पेड टोटल डिविडेंड 20, आज क्या है? हाँ यार वैसे ये हाईली टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 फुल डिविडेंड, यहां हमेशा फुल डिविडेंड जाता है। ये तो मैंने ऐसे ही बस जबरदस्ती वर्किंग करवाई है, हद होगी, ये तो पहले सेशन में करवाई है, मुझे नहीं याद पड़ता आज तक मैंने कभी ये काम क्लास में करवाया हो। चलो आना तो चाहिए, चीजें हमें आनी तो चाहिए, इसमें क्या मसला है। वर्किंग 6 मुझे नहीं चाहिए फुल सफा येलो वाला, लेकिन मैंने जबरदस्ती निकाल ली है फुल सफा येलो वाला। अब माय डियर वर्किंग 7 में, वर्किंग खुदा के लिए 52 पे परसेंटेज लगा के 25 और 20 पे 25 लगा के ना लेके जाइएगा। 52 ज़रब 25 ज़रब 6/12 पोस्ट पैड, या तो होता ब्रॉड डाउन जमा कुछ, ये ब्रॉड डाउन जमा कुछ वाला सवाल है, ये तो ब्रॉड डाउन जमा कुछ वाला सवाल है। कल तो सवाल में एसोसिएट को भी शायद साल के पहले दिन खरीदा हुआ था, लेकिन आज तो एसोसिएट को साल के मिड में खरीदा है। तो इन सवालों में तो हमने करना होता है ब्रॉड डाउन जमा
कुछ, अब मजबूरी में क्या करें, ब्रॉड डाउन जमा कुछ नहीं हो रहा, फिर पैट इंटू 6/12 कर लें। लेकिन इसमें ये नहीं देखना होता पिछले 6 महीने, इसमें देखना होता है मेरी एसोसिएट कितना अरसा बनी है, पोस्ट पैट। तो पोस्ट पैट इज पैट इंटू 6/12 इंटू डिविडेंड उसी तरह माइनस कीजिएगा 20 इंटू वो। लेकिन मैं ज्यूम कर रहा हूं कि मैंने पेपर में वर्किंग 6 नहीं की और मैं बड़ा हो गया हूं, फिर मैं 5 से ही खेलूंगा, 7 परसेंटेज नहीं लगाऊंगा। जी पोस्ट पैट आरिस नहीं अवेलेबल, मजबूरी है। पोस्ट पैट 52 इंटू ये ना असल में हमने 2 MCQs में की थी ये एडजस्टमेंट, 2 MCQs में। वो अब पुरानी बात होगी, वो भूल गए, मेन क्लास में ही कराए थे वो 2 MCQs, जिस दिन वर्किंग 7 का नया वर्जन बताया था। पोस्ट पैट बल्कि 3-4 दफा की हुई है, कितने लोगों को याद आ गया था ये 6/12 करना है। पोस्ट पैट चाहिए, वरना ब्रॉड डाउन जमा कुछ कर लो, लंबा काम तो है। 6 पॉइंट और डिविडेंड जी जी बोले। प्रॉफिट भी ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडेड है। वेल डन। ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडेड पीएल रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ इतने। वेल डन, वेल डन। सॉरी आप ऑन ये कम चलेंगे। वेल माजरत मैंने नहीं पढ़ा था, किसने बोला ये? वेल डन, वेल डन। पेपर में इसी तरह करेंगे, इसको काटेंगे, आदत डालें इसकी, इससे गलती हो जाती है इंसान से, बाहर निकल के पता चलेगा, जाके फिर पेपर में करके आएंगे। ये प्रॉफिट भी 6, ये तो निहायत ही अजीब सवाल है ना, इसने प्रॉफिट भी कितने महीने का दे दिया? 6 महीने का दे दिया। तो बोले 13। इंशाल्लाह अब आइंदा ये गलती नहीं होगी जो हमसे होगी, मेरे से भी हुई, आइंदा इंशाल्लाह ये पेपर में उम्मीद है गलती नहीं होगी। फिक्र को हम सही तरह पढ़ा करेंगे। इधर कितना लेके जाना है? 13 माइनस 8। वो फिर वो वर्किंग 6 भी गलत है हमारी, क्योंकि उसमें 52 नहीं जाना चाहिए। 52 तो 6 महीने का प्रॉफिट है, और वर्किंग 6 में क्या जाता है? साल का प्रॉफिट। फिर वर्किंग 6 भी गलत है, वर्किंग 6 बन ही नहीं सकती, डेटा ही अवेलेबल नहीं है। तो इसको प्लीज काट दें परमानेंट मार्कर से। चलें जी अगली एडजस्टमेंट करा दें, कुछ भी नहीं है आगे। क्या है? कैलकुलेटर पकड़े ना यार, यहीं से कराएंगे बस एडजस्टमेंट। ऑन यकम सितंबर 2000 एल कौन है हूं? पेरेंट ने सोल्ड कर दी मशीनरी। बीबी कैलकुलेटर में निकालेंगे, इन बड़े हो गए हैं। 48 को डिवाइड करें उससे 4 से और मल्टीप्लाई करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेप्रिसिएशन 44 पे इस टॉपिक में साथ साथ जी 11। किसने बेचा? पेरेंट ने। किसने गेन बुक किया? सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? एसोसिएट ने। किसकी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है? एसोसिएट की बैलेंस शीट तो हमने बनाई नहीं, इन्वेस्टमेंट जोन निकाल लें। बोलें 11 और सीआरई में 11। हाँ जाएंगे ऊपर चेक करें खुद ही। A fair value loss of 22 million needs to be recorded for remaining investment। यार वैसे तो 22 आप डायरेक्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहां पे नेगेटिव 22, लेकिन अगर रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए तो बता दें कितनी है? 65। इसकी 65 की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन निकाल लिया तो भी ठीक है। कहता है मेरी इसको कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर। इसका नाम लिखें प्लीज, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है। बस एक लॉस है इन्वेस्टमेंट्स पे, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ,
आगे एफईटीपीएल लिख लें, ये कोई इसकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होंगी 1-2% वाली। एफईटीपीएल वाला लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ, करें इसको रिकॉर्ड। लॉस इन सीआरई डेबिट, एंट्री लिखें पहले, दोनों के एंगल से लिखवा देता हूं। बैलेंस शीट में ये एंट्री होगी सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। बेहतर है वैसे अदर एक्सपेंसेस में ले जाएं, एडमिन में लेके जाना तो अजीब सा ये लॉस होगा। अदर एक्सपेंसेस या एडमिन एक्सपेंसेस में ले जाइएगा जब अगर P&L का सवाल आया। लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पोस्ट करें एंट्री। लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट, सॉरी वो मादरत, ये तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई है ना, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और लॉस इन सीआरई डेबिट। अच्छा अब एक चीज देख लें, यहां बस सीआरई एनसीआई आएगा, एसआरएस या पीआरएस सीआरएस कोई नहीं आएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल ही नहीं यूज हो रहा। बुला लो भाई टीए। टोटल्स खुद ही कर लीजिएगा एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे। किसी ने बैलेंस शीट टैली कर लिया तो हाथ खड़ा कर दे, एक स्टूडेंट होगी। बड़ी जबरदस्त वैसे ये लाइन थी, ड्यूरिंग द 6 months एंडेड। सर आप तो 6 month की बात करें, हमें इट्स शेयर भी नहीं, ये तो पता चल ही जाना था आप लोगों को।